स्वागत है एक बार फिर आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग जो टॉपिक्स है LCR सर्किट वहां तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम सीखेंगे कि पावर क्या होती है AC सर्किट्स में। ओके, तो इससे पहले हम लोग पावर के बारे में समझ लेते हैं। पावर क्या होती है कि W/T यानी कार्य करने की क्षमता को हम शक्ति कहते हैं, या फिर कि यूनिट टाइम में जितना हम वर्क करते हैं उसी को हम पावर कहते हैं। अब देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा कि V इक्वल्स होता है आपका W/Q। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। या फिर हम लिख सकते हैं W इक्वल्स V इंटू क्यू। मीन्स वर्क को हम क्या कैसे चेंज कर सकते हैं, वर्क को हम लिख सकते हैं V इंटू क्यू ओवर टी। अब देखिएगा, यहाँ पे फिर से एक कॉन्सेप्ट आएगा कि हम I करंट क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब एकांक समय में कितना आवेश फ्लो कर रहा है। तो I लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पावर का हमारा एक्सप्रेशन बनेगा V इंटू आई। इसी कॉन्सेप्ट्स को हमें आज आगे सीखना है, किसके लिए, एसी सर्किट के लिए, प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए। समझ में आ रहा, ये सारी चीजें हम लोग डीसी सर्किट के लिए पढ़ चुके होंगे किरचॉफ लॉ वाले चैप्टर्स में। ठीक, यहाँ पे हमको क्या सीखना है कि जब हम एसी सोर्स जोड़ेंगे तो वोल्टेज हमारा क्या होता है, V इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाता है। करंट की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, I इक्वल्स हो जाती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये डिपेंड करता है, अगर प्योर रेजिस्टिव मतलब केवल प्रतिरोध जुड़ा तो ऐसे होगा। अगर प्रतिरोध के अलावा केवल हमारा इंडक्टर जुड़ेगा तो V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा। I की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी आई नॉट हो जाएगी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये सारी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारा केवल रजिस्टर के लिए है, केवल इंडक्टर के लिए है, और केवल कैपेसिटर के लिए हमारी इसकी इक्वेशन हो जाती है V इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू हो जाती है आई नॉट साइन, इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी ओमेगा टी प्लस पाई ओवर टू। यहां तक के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है। अब हम समझते हैं, अगर एसी सर्किट में हमें पावर कैलकुलेट करना हो तो हम इसको कैसे कैलकुलेट। तो हमारा वोल्टेज की वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं। वोल्टेज हम सपोज करते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर है। करंट की वैल्यू हम जनरल मान लेते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये जनरल वैल्यू है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो देखिएगा, फाइव की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आपको किसका समीकरण पता चल जाएगा, ये हो जाएगा प्योर रेजिस्टिव का। प्योर रेजिस्टिव का क्या मतलब होता है, जब परिपथ में केवल और केवल प्रतिरोध जुड़ा हो तब ये दोनों समीकरण उसको रिप्रेजेंट करने लगेंगे। अगर हम फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं पाई ओवर टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स हो जाएगा आई नॉट साइन हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। ये समीकरण हमें बिल्कुल याद होगा। ये समीकरण किसका है, प्योर इंडक्टिव का। इसका क्या मीनिंग होगी कि जब परिपथ में केवल और केवल प्रेरण जुड़ा हो तब ये समीकरण बन जाएगा, दोनों वोल्टेज का और करंट का। अगर हम फाई की जगह पुट कर देते हैं, देखिएगा निगेटिव के साइन के साथ, फाई की जगह अब हम पुट कर देते हैं माइनस पाई ओवर टू, तो करंट का इक्वेशन क्या बन जाएगा, आई इक्वल्स बन जाएगा आई नॉट साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। देखिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा प्योर कैपेसिटिव का। क्लियर हो रहा है, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है। जो इक्वेशन में हम फाई की वैल्यूज को चेंज करेंगे। फाई क्या चीज है, फाई जो है हमारी वो कला बताती है। फाई हमारी क्या बताती है, फेज है, कला है, जिसको हमने एलसीआर सर्किट में निकालने का एक्सप्रेशन सीखा होगा कि टेन फाई, फाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है एक्सएल माइनस एक्सी ओवर आर। ठीक है, डिपेंड करेगा, एक्सएल बढ़ाया तो एक्सएल माइनस एक्सी, नहीं तो एक्सी माइनस एक्सएल, वो डिपेंड हो, एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। यहां तक की बात हम सीख लिए। अब अगर हमको पावर निकालना है तो पावर क्या होती है, वी आई। ठीक है, डीसी सर्किट के लिए तो डायरेक्ट हो जाएगा। डीसी सर्किट में वोल्टेज अगर 10 वोल्ट हमने फिक्स कर दिया तो हमेशा 10 वोल्ट रहेगा, तो वोल्टेज 10 रख देंगे। करंट 5 एम्पियर वेरी है तो करंट की वैल्यू 5 रख देंगे, इजिली पावर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस समीकरण को देख के हमें क्लियर हो रहा है कि ये समीकरण में टाइम आया है। टाइम के साथ इसकी वोल्टेज बदलेगी, टाइम के साथ इसका करंट की वैल्यू बदलेगा, इसलिए इसकी पावर जो है वो कांस्टेंट ना होकर के टाइम के साथ लगातार चेंज होती रहेगी। क्लियर है, तो अब हम इसकी पावर निकालेंगे तो वोल्टेज की जगह हम क्या रख सकते हैं, वोल्टेज की जगह हम रख देंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी।
करंट की जगह क्या रख देंगे, आई नॉट रख देंगे, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब पावर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। मैथमेटिक्स में हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अगर आपको साइन ए माइनस बी दिया हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, P इक्वल्स वी नॉट आई नॉट, ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, इसकी जगह पे हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, ओमेगा टी ए की जगह पे फाइव बी की जगह पे, माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। क्लियर है, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब इसके आगे चलते हैं तो P क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट, साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस, यहाँ पे देखिएगा इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा और यहाँ पे साइन फाइव बच जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। देखिएगा साइन ओमेगा टी टाइम का फंक्शन है, मतलब ये टाइम पे डिपेंड करेगा। cos ओमेगा टी टाइम का फंक्शन है, टाइम पे डिपेंड करेगा। फाई क्या चीज है, टेन फाई कला है, कला देखिएगा टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, कला की वैल्यू हमारी नहीं चेंज होगी। साइन फाई कांस्टेंट है, cos फाई कांस्टेंट है, टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट, ये हो जाएगा हमारा cos फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस, देखिएगा ये दोनों की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, दोनों को हम एक इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि साइन टू थीटा क्या होती है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पावर क्या बन जाएगा, वी नॉट आई नॉट बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस फाई, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस, ये हो जाएगा वन बाई टू, इसको हम लिख देते हैं साइन टू ओमेगा टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन फाइव। ये हमारा फॉर्मूला सिंप्लीफाइड हो गया। अब ये जो हमारा पावर का एक्सप्रेशन निकला है, ये हमारा बताएगा इंस्टेंटेनियस पावर को, इंस्टेंटेनियस पावर को बताएगा, तत्क्षणिक पावर को बताएगा। ये जो है जैसे हम टाइम के साथ इसकी वैल्यूज को रखेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पे सर्किट में कितना पावर लॉस होगा वो हमें बताएगा। क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें कि रिप्रेजेंट जब भी हम करते हैं तो हम इंस्टेंटेनियस तो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे जब हम वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे थे तो धारा का मान समय के साथ लगातार बदल रहा था, लेकिन जब हमको रिप्रेजेंट करने की बात आई तो हम कहें इसका एवरेज निकाल के बताइए, पूरी वैल्यू तो हम हर समय पे तो नहीं बता सकते ना। तो हम क्या करेंगे, इस पावर की एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखिएगा इसकी हम एवरेज वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया था। पावर का हमारा एक्सप्रेशन मिला है P इक्वल्स वी नॉट आई नॉट, यहां पे हमारा मिला था साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहां पे मिला है कॉस फाइव माइनस वन बाई टू, ये था हमारा साइन टू ओमेगा टी, यहां पे हमारा था साइन फाइव। ये हमारा पावर का एक्सप्रेशन है। अब इस पावर के एक्सप्रेशन में हमको क्या करना है, इसकी एवरेज वैल्यू देखनी है पावर की, जो हमारी शक्ति का क्षय है, पावर का डेसिपेशन है, पावर खर्च है, वो एवरेज कितना है। तो एवरेज निकालना के क्या फॉर्मूला है कि एवरेज जब भी हम निकालेंगे तो उसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से कैपिटल टी तक, फिर उसके अकॉर्डिंग डिवाइड देके निकालते हैं, पुराना वाला सारा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जब हम एवरेज पावर की बात करते हैं, पी एवरेज, तो देखिएगा जो चीज कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन वगैरह होता नहीं है, तो वी नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन नहीं होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा cos फाई हमारा कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। साइन फाई इसमें टाइम है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं। तो जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
डिवाइड कैसे करना पड़ेगा, 0 to t dt। जिसको भी ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, वो एक बार पहला वीडियो देखेगा जिसमें हम लोग एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकाले हैं, प्रत्यावर्ती धारा का और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का। वहां से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे एवरेज में हम टाइम को लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा -1/2। देखिएगा, साइन फाई समय के साथ नहीं बदल रहा तो कांस्टेंट है। कौन सी वैल्यू समय के साथ बदलेगी, जिसमें टाइम हो। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 0 to t, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 0 to t dt। क्लियर है, ये हमारा कहलाएगा पावर की एवरेज वैल्यू। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। देखिएगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें साइन 2 ओमेगा टी, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का होगा कॉस ओमेगा टी। वैल्यूज रखेंगे लिमिट की, तो इसकी वैल्यू सॉल्व होके हमें 0 मिल जाएगी। क्लियर है, इसकी वैल्यू को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1/2 के। जरा सा भी अगर आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें हमने इसकी इंटीग्रेशन को बताया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली हमारी टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1/2। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा पी एवरेज का, वो हो जाएगा V0 I0, यहाँ पे हो जाएगा cos फाई, और इसका इंटीग्रेशन आया है 1/2। यानी कि P एवरेज हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं V0 I0 cos फाई, और फॉर्मूले में बदलने के लिए हम कर रहे हैं, इसको 1/√2 इंटू 1/√2 लिख सकते हैं। √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। यानी P एवरेज हमारा बन के आएगा V0/√2 I0/√2, ये हो जाएगा cos फाई। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखना चाहें, अब यहाँ पे देखिएगा हमें कुछ हद तक क्लियर हो रहा होगा कि जो हमारा एवरेज पावर है V0/√2, ये वैल्यू होती है हमारी Vrms की। I0/√2, ये वैल्यू हमारी होती है Irms की। cos फाई तो ऐसे ही रहेगा। ये हमारा किसका एक्सप्रेशन है, एवरेज पावर का। किसके केस में, जब हम प्रत्यावर्ती परिपथ की बात करते हैं, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला आता है Vrms Irms cos फाई। अब इसका एनालिसिस करते हैं कि ये हमें कैसी जानकारी देगा, इससे हमें क्या यूज है। तो हमने अभी तक सीखा कि एवरेज पावर की वैल्यू जो हो जाएगी, वो हो जाएगी Vrms Irms ऑफ cos फाई। बताने की जरूरत है नहीं हमें, यहाँ पे Vrms Irms के बारे में हम जानते हैं। cos फाई हमारा जो है, ये हमारा नया टर्म है। cos फाई जो है, इसमें फाई हमारी बताती है कला की। किसकी कला की, जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया V0 sin ओमेगा टी, और जो आपने यहाँ पे करंट अप्लाई किया, करंट की वैल्यू I0 sin ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, तो दोनों में देखिएगा, कला लिखने से ज्यादा बढ़िया है हम इसको लिख दें कलांतर। क्यों कलांतर लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी कला आएगी हमारी फाई वोल्टेज, इसकी कला हमारी आएगी, क्या आएगी, फाई करंट। दोनों के कला में जो अंतर है, फाई वोल्टेज माइनस फाई करंट, वही हमारी वैल्यू है फाई। तो जब भी हमें एग्जाम में कैलकुलेशन करने की बात करें, तो वोल्टेज का इक्वेशन देखेंगे, करंट का इक्वेशन देखेंगे, दोनों के कला में अंतर निकालेंगे। जो कला में अंतर आएगा हमारा, वही क्या होगी, हमारी फाई की वैल्यू को बताएगा। ठीक है, अगर आपको RLC सर्किट दे दे, LCR सर्किट दे दे, तो tan फाई के मदद से हम यहां से फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसकी वैल्यू होती है XL माइनस XC ओवर R। समझ में आ रहा, यहां तक की कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एक और इसका कॉन्सेप्ट है फाई निकालने का, कला निकालने का, क्योंकि बिना फाई के आप पावर एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। तो फाई निकालने का एक और फॉर्मूला है इंपीडेंस ट्रायंगल बना के। क्या होती है ये रूल, याद करिए, एलसीआर सर्किट में हमने इधर लिया था करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में ही हमारा आया था वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। और जब हम इसको और सॉल्व किए थे, तो हमने देखा था अगर VL बड़ा हो तो VL माइनस VC की डायरेक्शन ये हो गई थी, और इसका जो रिजल्ट आया था वोल्टेज का, वो इस डायरेक्शन में आया था कैपिटल V। और ये रिजल्ट जो है, वो एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाया था,
यही हमारी कहलाई थी कालांतर या फाई। समझ में आ रहा? तो देखिएगा इधर VL माइनस VC है तो सेम यही वैल्यू यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जितनी इसकी वैल्यू होगी वही मैग्नीट्यूड इसका होगा। तो यहां से जब हम tan फाई को कैलकुलेट किए थे तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी? VL माइनस VC बाई VR, जिसमें हम इसको I इंटू एक्सएल, I इंटू आई XC और I इंटू आर सब्सटीट्यूट किए थे तो XL माइनस XC ओवर आर आया था। ठीक है। अगर हम बात करें कि इस वाली की वैल्यू कितनी होगी तो ये वैल्यू हमारी होती है Z के इक्वल। क्यों Z के इक्वल होती है? अब देखिएगा एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? Z का स्क्वायर इक्वल्स होगा R का स्क्वायर, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस, प्लस इसके अक्रॉस कितना हो रहा है? XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या फिर Z इक्वल्स आएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस XC का होल स्क्वायर, जो हमने इम्पिडेंस का फॉर्मूला पढ़ा है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कई बार आपसे बोलता है इम्पिडेंस ट्रायंगल मेथड। उसमें क्या होता है? एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, बिल्कुल ये इसी कॉन्सेप्ट से आता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और ये वैल्यू हमारी होती है एक्सएल माइनस XC का। तो ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, देखिएगा ये 90 डिग्री होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो ये जो हाइपोटेनस होता है कर्ण, वो जेड की तरह काम करता है, प्रतिबाधा की तरह काम करता है। तो यहां से हम लोग tan फाई की वैल्यू निकाले थे, क्या निकाले थे? एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। अगर हमसे डायरेक्ट पूछे tan फाई निकाल के हम क्यों cos फाई निकाले, डायरेक्ट हम cos फाई भी निकाल सकते। तो cos फाई क्या हो जाएगी? देखिएगा cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी रेजिस्टेंस अपॉन जेड, आर ओवर जेड। ये हमारा फॉर्मूला आता है cos फाई का। अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट आप cos फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं r बाई जेड से। इस cos फाई को एक नया नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। इसका नाम होता है पावर फैक्टर। इसको कहते हैं शक्ति गुणांक। इसके बारे में हम अभी समझ रहे हैं। ठीक है। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, cos फाई में इंपॉर्टेंट है, बिना cos फाई जाने हम पावर नहीं बता पाएंगे। तो कॉस क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम में बनते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चेंज करते हुए। तो हमें समीकरण अगर दिया है वोल्टेज का करंट का, तो दोनों के कला में अंतर निकाल लेंगे, वही हमारा कोड हो जाएगा फाई। कला में अंतर ही फाई दे देगा, फाई की वैल्यू को ले जाके पुट कर देंगे, पावर निकल जाएगा। क्वेश्चन और टफ कर दिया हमको, LCR सर्किट वाला टाइप के क्वेश्चन दे दिया जिसमें हमको इक्वेशन नहीं दिया है। तो हम क्या काम करेंगे? रेजिस्टेंस तो हमको दिया होगा, 20 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है। ठीक। इंडक्टर की वैल्यू दी होगी, कैपेसिटर की वैल्यू दी होगी। तो ये हम इंपिडेंस ट्रायंगल बना लेंगे। इस इंपिडेंस ट्रायंगल से cos फाई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे r बाई जेड। एग्जाम्पल देखिए, आपको कह दिया कि 20 ओम प्रतिरोध है, इसको जोड़ा गया है 20 हेनरी प्रेरक से और 20 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र से, और इसको एक प्रत्यावर्ती परिपथ में जोड़ दिया गया। बन गया LCR सर्किट। LCR सर्किट बन गया। अब पूछा गया इसका शक्ति गुणांक बताइए। यदि वोल्टेज का RMS मान इतना है, धारा का RMS मान कुछ दे दिया, तो आप इससे पहले फाई निकालना पड़ेगा ना। तो cos फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? r बाई जेड। जेड की वैल्यू इतनी होती है, यहां से हम निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? अब हम सीखते हैं कि इस पावर एवरेज पावर से हम क्या क्या जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो देखिएगा एवरेज पावर हमारी आई है V RMS, I RMS और आई है cos फाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है cos फाई, जिसको हम कहते हैं पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे 3 केस। इसी केस के साथ ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या? कि इफ जो हमारी सर्किट है, इफ if circuit is pure resistive। रेजिस्टिव इसका क्या मतलब है? कि जो हमारी प्रत्यावर्ती परिपथ दे दिया गया उसमें केवल और केवल प्रतिरोध जोड़ा जाए, बाकी कोई वैल्यू ना जोड़ी जाए। ठीक है, करते हैं। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होगा? वी आर एम एस निकाल लीजिए, आई आर एम एस निकाल लीजिए,
और cos फाई निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो cos फाई क्या होती है? cos फाई होती है आपकी R ओवर Z। ठीक, एक मिनट बता रहे हैं। cos फाई होती है हमारी R बाई Z। तो यहां से देखिएगा, फाई क्या चीज हमारी बताती है? कलांतर बताती है वोल्टेज और करंट में। इंपेडेंस ट्रायंगल हम बनाएंगे, तो हमारा केवल और केवल रेजिस्टेंस है। एक्सएल माइनस एक्सी का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ना प्रेरक जोड़े ना संधारित्र जोड़े। तो जिधर वी आर होगा उसी दिशा में तो हमारी धारा होती है। जब हम इसके इक्वेशन निकाले होंगे तो आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी मिला होगा, और क्या मिला होगा? v इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी मिला होगा। दोनों के बीच में कलांतर जीरो आया होगा। यही चीज तो हमने सीखा था। तो इसका कलांतर जो होता है वो जीरो आता है जब हमारा केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हो। तो पावर एवरेज क्या हो जाएगा? पावर एवरेज हो जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो एवरेज पावर क्या आएगा? वी आर एम एस आएगा IRMS के बराबर हो जाएगा। ये कब का केस है? जब सर्किट में केवल और केवल प्रतिरोध जुड़ा हो। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एवरेज पावर, इसको अगर हम लिखना चाहें, V नॉट ओवर रूट टू आई नॉट ओवर रूट टू के बराबर होगा, या फिर एवरेज पावर V नॉट आई नॉट बाई टू के होगा। मतलब अगर आपको दे दिया गया वोल्टेज, इसकी वैल्यू दे दिया गया 50 साइन ओमेगा टी, नहीं इसकी भी कुछ वैल्यू रख लेते हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 50 साइन, इसको मान लीजिए कह दे 200 टी। ये वोल्टेज का एक समीकरण हो गया। तो कंपेयर करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू कितनी पाएंगे? 50 वोल्ट पाएंगे ना। करंट की वैल्यू दे दी आपको 20 साइन 200 इंटू टी। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो आई नॉट की वैल्यू कितनी पाएंगे? 20 एम्पियर। तो डायरेक्ट V इंटू आई करेंगे, P बराबर V इंटू आई। तो इसको अगर हम डायरेक्ट अगर ऐसे कर दिए 50 × 20, तो ये हमारा गलत पावर बताएगा। ऐसे पावर हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हम डीसी परिपथ में सॉल्व करते हैं, मतलब जब साइन वगैरह ना रहे। इस कंडीशन में V नॉट इंटू आई नॉट पावर नहीं बताएगा, V नॉट इंटू आई नॉट बाई टू पावर बताता है। क्लियर हो गया? बेसिक डिफरेंस है एवरेज पावर डीसी सोर्स में और एसी में। एसी वाली पावर की वैल्यू देखेगा, इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। क्लियर है? तो ये तो हमने सीखा कि ये जो हमने एवरेज पावर निकाला, अगर केवल प्रतिरोध जुड़ा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम सीखते हैं कि इसमें केवल प्रेरक जुड़ा हो। तो अब हमारा केस सेकंड बनता है इस केस में सीखने को, कि जब प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, प्योर इंडक्टिव हो। ठीक है, केवल और केवल क्या जुड़ा है? प्रेरक जोड़ दिए गया है। तो केवल और केवल आपने प्रेरक जोड़ दिया, तो कहेंगे सर इसके बारे में तो हमने सीखा था कि कलांतर कितना आता है? 90 डिग्री आता है। क्या मतलब है इसका? कि वोल्टेज आपकी आती है वी नॉट साइन ओमेगा टी। जब हम इसके सॉल्व करके करंट की वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिल जाता है? आई नॉट मिलता है, साइन मिलता है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। कलांतर, इसके आगे का कोड, इसके आगे का कोड दोनों का कला बताएगा। कलांतर निकाल लेंगे हम, कलांतर की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई टू, 90 डिग्री। अब एवरेज पावर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? वी आर एम एस मिलेगा, आई आर एम एस मिलेगा, कॉस में 90 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है? तो पी एवरेज क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो। क्लियर है? केस थर्ड सीख लेते हैं। केस थर्ड हमें क्या पता है? कि जब प्योर कैपेसिटिव हो, केवल कैपेसिटर जुड़ा हो। तो इस केस में कहेंगे सर आई की वैल्यू होती है आई नॉट साइन, यहाँ पे हो जाता है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाता है। इसमें भी जो कालांतर आता है वो 90 डिग्री का आता है। एक बार वोल्टेज आगे चलती है, एक बार धारा आगे चलती है। कालांतर हमें दोनों का 90 ही होता है। तो पी एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे फिर से आप करेंगे वी आर एम एस आई आर एम एस करेंगे, कॉस 90 डिग्री हो जाएगी। फिर से एवरेज पावर कितना आ जाएगा? जीरो। यही दोनों देखिएगा हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ गए, कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो तो पावर हमारा होगा, मतलब शक्ति का क्षय होगा, हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, मतलब जो हमारी वोल्टेज है उसकी उष्मा के रूप में एनर्जी निकलेगी। लेकिन केवल यदि संधारित्र जोड़ा जाए, केवल प्रेरक जोड़ा जाए, तो जो पावर होगा डिसिपेशन, जो पावर खर्च होगी वो कितनी होगी? शून्य हो जाएगी।
ये हमारा केस थर्ड मिलता है। तो इससे हमें और क्या जानकारी मिलती कि अगर केवल यल जुड़ा है या केवल सी जुड़ा है तो हमारा फाई की वैल्यू आएगी पाई/2। इस केस में एवरेज पावर होगा 0। इसका मतलब अब आप सर्किट केवल में कैपेसिटर जोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर केवल प्रेरक जोड़ दीजिए। दोनों के केस में आपको कोई भी पावर एवरेज नहीं मिलेगा। पावर क्या होगी? 0। ठीक है। पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का यूनिट होता है वॉट। ठीक। इस वाले सर्किट में को हम बोलते हैं वाटलेस करंट सर्किट या फिर वाटलेस करंट। इसका मतलब ऐसा परिपथ जिसमें धारा बह रही हो किंतु शक्ति का क्षय यानी पावर डेसिपेशन कितना हो जाए? 0 हो जाए, शक्ति कोई भी खर्च ना हो, एवरेज पावर कितना हो जाए? 0। उसको हम बोलते हैं वाटलेस करंट। मतलब इस सर्किट में कोई धारा बहेगी, इस सर्किट में भी धारा बहेगी, धारा है, वोल्टेज है, लेकिन पावर क्या हो रही है? 0 हो जा रही है। तो इस प्रकार के सर्किट को हम क्या नाम देते हैं? वाटलेस करंट। क्लियर हो गया? इसका यूज कहां है? इसका यूज हम करते हैं चोक क्वाइल में। चोक कुंडली आपको एक सिलेबस में है टॉपिक। क्या होता है कि जब हमको धारा का मान को रोकना होता है, ठीक है, डायरेक्ट यदि प्रतिरोध लगा देंगे, समझिएगा, डायरेक्ट प्रतिरोध लगा देंगे तो आई स्क्वायर आर, ये क्या हो जाएगी? हमारी पावर। इतनी ऊर्जा प्रतिरोध हमारी खर्च कर लेगा, अपने पास रख लेगा, तो हमारी ऊर्जा की खपत हो जाएगी, पावर हमारी कम हो जाएगी। कब? जब केवल डायरेक्ट इसको प्रतिरोध लगा के धारा को कम करना चाहें। समझ में आ रहा? तो जब एसी सर्किट में हमको धारा के मान को कम करना होता है तो हम एक नए डिवाइस का यूज करते हैं जो रियोस्टैट की तरह ही होता है, लेकिन रियोस्टैट से थोड़ा एडवांस होता है। इसमें क्या करते हैं, एक इसमें कई सारे वायर ऐसी कुंडली लपेट देंगे और इसको यहां से कनेक्ट कर देंगे। जितने भी तार हम इसमें जोड़ेंगे उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। समझ में आ रहा? तो इसको हम बोलते हैं चोक कॉइल। ये इस प्रकार की संरचना जो होती है वो हमारा काम करती है प्रेरण की तरह, एल की तरह। ठीक है। तो जब प्रेरण हो जाएगा तो एवरेज पावर हमारी क्या फॉर्मूला बनेगी? इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है? अभी हमने पढ़ा आर बाई जेड। जेड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर प्लस हो जाएगी एक्सएल का स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा? तो जेड का फॉर्मूला ये पड़ा था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब इसमें हमने संधारित्र तो लगाया नहीं तो एक्सी को हटा देते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। कॉस फाई की जगह इतना लिख सकते हैं। चूंकि ये जो है हमारा वो क्या है? प्रेरक है, तो यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू, आर की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। आर की वैल्यू हम बहुत कम लेंगे तो टोटल हमारी एवरेज पावर कितनी आ जाती है? 0। कब के केस में? जब हम चोको कॉइल का यूज करते हैं तो हमारी एवरेज पावर क्या होती है? 0 होती है। क्लियर हो गया? यहां तक के कॉन्सेप्ट में आई थिंक कोई टॉपिक ऐसा नहीं बचा जो छूट रहा है। चोक कॉइल हमने समझ लिया, वाटलेस करंट समझ लिया, सारे टॉपिक्स लगभग हमारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है। आई होप इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे इस पे और आगे वीडियो समझेंगे। इस टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।